नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद एक चीज को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, और वो ये है कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड, यानी कि कितने वोट पड़े और फाइनली कितने वोटों की गिनती हुई, इसको लेकर बराबर सुर्खियां बनी हुई हैं। और अब ये कुछ ज्यादा ही इसलिए डिस्कस हो रही है क्योंकि हाल में अभी दो रिपोर्ट्स आई। एक वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई, जो कि एक मुंबई का एक प्लेटफॉर्म है, जो जिसमें कि सारे सिटीजन से जुड़े हुए जो सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से एक रिसर्च किया, जिसमें कि राज्य वाइज वोट्स पोल्ड कितने हैं, उसका परसेंटेज कितना है, हर राज्य में कितने वोट पड़े हैं, उसका वोटिंग परसेंटेज कितना है, उसको बड़े डीप ढंग से उन्होंने पूरी रिसर्च करके और उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। और जिसको देख के लगता है कि जो उन्होंने मोटा मोटा जो आम आदमी के समझने के लिए है कि जितने भी राज्यों में उन्होंने नंबर क्रंचिंग किया है, उसके हिसाब से लगभग लगभग 5 करोड़ वोटों की हेरा फेरी नजर आ रही है। और जो वोटिंग परसेंटेज है कुछ कुछ राज्यों में, जैसे कि आंध्रा में 11 से 12% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि याद करिए, जब चुनाव के अलग अलग फेजेस हो रहे थे तो हर फेज के बाद जो वोटर टर्नआउट फिगर है उसको चुनाव आयोग को देना था। लेकिन पहले फेज का जो वोटर टर्नआउट डेटा है वो 11 दिन के बाद आया। दूसरे फेज का जो वोटर टर्नआउट डेटा था वो 6 दिन के बाद आया। उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, ऐसे लंबे लंबे गैप के बाद वोटर टर्नआउट डेटा दिया गया। इसको लेकर एक शंका पैदा हुई और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने हर राज्य में वोटर टर्नआउट फिगर, वोट्स पोल्ड, वोट्स काउंटेड, और उसके बेसिस पर उन्होंने जो निकाला उसमें यही था कि लगभग 5 करोड़ वोटों का की हेराफेरी नजर आ रही है। उधर एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी, जिसको लेकर क्विंट ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की थी, उसमें भी पाया गया कि ऐसी 538 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर वोटों का घालमेल है। और ऐसे में कल संदीप दीक्षित, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस रिपोर्ट को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और ऐसे में चुनाव आयोग से सवाल पूछने लाजमी है। अब ये सवाल अगर डायरेक्ट उनसे पूछा जाएगा तो वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक वो डिनायल मोड में है। और वोट फॉर डेमोक्रेसी के लोगों ने उनको नोटिस भी भेजा था कि आप इस पर जवाब दीजिए। 18 जुलाई को उनको नोटिस भेजा गया वोट फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई है। अब ऐसे में विकल्प क्या बचते हैं और ये चुनाव आयोग के बारे में क्या दर्शाता है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी सर। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जब से सर ये रिपोर्ट पढ़ी है वोट फॉर डेमोक्रेसी की, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने कहा कि 89 कंस्टिट्यूएंसीज में घालमेल लग रहा है, लगभग 5 करोड़ वोटों का, जिसमें कि हेराफेरी नजर आ रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी कुछ उसी तरीके की नंबर क्रंचिंग करके उन्होंने निकाला कि देखिए 538 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर वोटों में इजाफा दिख रहा है। तो ये इस तरीके का क्या उदाहरण आपको याद है कि पहले कभी देखा गया है चुनाव आयोग में? अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, हमारे वक्त में तो 6 साल तो हम भी थे इलेक्शन कमीशन में, कभी हमारी फिगर पे कोई क्वेश्चन किसी ने नहीं उठाया। और प्रैक्टिस ये थी, उस जमाने में 5:30 बजे पोलिंग हम बंद करते थे, तो 6 बजे हमारा एक ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हमेशा रूटीनली। और वो बताता था कि इस वक्त 5:30 बजे तक जो वोट पड़े हैं वो 55% या 60% जितने भी बनते हैं ये पड़े हैं। और साथ साथ वो ये वजाहत करता था कि ये फिगर फाइनल नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी हजारों पोलिंग बूथ पे लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, वो वोट दे रहे हैं। क्योंकि ये रूल जो जनता को मालूम होना चाहिए कि अगर आप 5:30 बजे लाइन में पहुंच गए हैं, तो अगर 100-200 भी हैं आप, तो चाहे रात के 10 बज जाए, आप वोट दिए बिना नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली वो ये फिगर इसलिए 6:30 वाली फिगर फाइनल इसलिए नहीं होती, क्योंकि अभी बहुत वोट पड़ रहे होते हैं, जो हमारा स्पोक्समैन क्लैरिफाई कर दिया करता था। तो एक फिगर तो आ गई आपको 6 बजे,
और जो अपडेटेड फिगर है वो रात को 9 बजे 10 बजे जब पोलिंग खत्म हो जाएगी तो 10 बजे हासिल हो जाएगी, 12 बजे रात को पता लग जाएगी, और नहीं तो अगले सुबह 8 बजे मिल जाएगी। उसके बियॉन्ड इसको जाने का 10 दिन 7 दिन 15 दिन जो आपने बताया, इसके तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये फिगर को फौरन देना, और ये क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ही दे सकती है। मुझे जो सबसे ज्यादा हैरानी होती है, और सारे जो पिछले 2-3 साल से कंट्रोवर्सी चल रही है, इलेक्शन कमीशन का ये एटीट्यूड कि खामोशी, चुप रहेंगे। अरे भाई, तुमको तनख्वाह मिलती है और तुमको हर चीज का जवाब देना है। जनता अगर, और क्या एक्सपर्ट अगर पूछ रहे हैं, अगर बेबुनियाद और गलत भी इल्जाम लगा रहे हैं, उसको जवाब देना जरूरी है। नहीं, लेकिन आप आप वरना राजीव कुमार के आपने जवाब देखे हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि भाई इस लोकतंत्र में, और जो चुनाव आयोग के जो वकील हैं, जो जिस तरीके से वो जिरह करते हैं कोर्ट में, उनका तो ये कहना है कि भाई आप संदेह क्यों कर रहे हैं, किसी के मन में संदेह ही नहीं आना चाहिए, यू हैव नो राइट टू डाउट। इस तरीके की जब बहस जब कोर्ट में चलती है, जब इस तरीके की बातें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करते हैं, तो फिर ऐसे में क्या कहा जाए? इस नहीं चुनाव नहीं, आयोग देश में कोई उम्मीद लगा के बैठ सकता है इस समय? तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। बल्कि मैंने तो अपने कई लेखों में और गुफ्तगू में ये बोला है कि हमारा तो पूरा सिस्टम इस पे बेस्ड है कि सस्पिशन पे बेस्ड है, कि अगर कोई बेईमानी हो सकती है तो वो जरूर होगी, और हमारा काम है कि हम उसको होने नहीं देंगे। जिसके लिए हम हमेशा एक प्लान बी और प्लान सी और प्लान डी तक तैयार रखते हैं, कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कर लेंगे, ये करेंगे। तो और हम हर एक को शुबे से ही देखते हैं, ये हमारा सिस्टम के वोटर क्या बेईमानी कर सकता है, हमारा ऑफिसर क्या बेईमानी कर सकता है, हमारा बूथ लेवल ऑफिसर क्या बेईमानी कर सकता है। हमारे अफसर हैं बूथ लेवल अफसर, जैसे हमारे मिसाल के तौर पे 10 लाख है। हमने इसीलिए, ऑल दो हमारी आर्मी है, हम उनको ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन हम उनको ट्रस्ट नहीं भी करते। इसीलिए हमने पार्टीज को कहा कि भैया तुम इन पे निगाह रखो। हमने बूथ लेवल एजेंट का एक पद क्रिएट किया कि भाई हर पार्टी एक एक बूथ लेवल एजेंट बना दे, जो बीएलओ के ऊपर निगाह रखेगा कि ये बिक तो नहीं गया, ये किसी पार्टी के साथ मिल तो नहीं गया, पक्षपात तो नहीं कर रहा ना। ये तो हमारा तो पूरा सिस्टम इस सस्पिशन पे बेस्ड है। तो ये कहना हमको ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो, ट्रस्ट हासिल किया जाता है, ट्रस्ट ऐसे नहीं मिल जाता। ट्रस्ट हासिल करने के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। और मुझे जो तशवीश और चिंता है कि देखिए, एक्सपर्ट तो सवाल उठाते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाते रहते हैं, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता। जनता का विश्वास अगर खो गया तो उससे रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो जिस तरह के हालात पिछले के कुछ सालों में हम देख रहे हैं, जनता का विश्वास, चाहे वो ईवीएम हो, वो वीवीपैट हो, कुछ हो, जनता इसको डाउट करने लगी है। नहीं, और लेकिन मैं इसलिए जान, सुनिए आप एक मिनट आप नीलू, एक मैं बात कंप्लीट कर लूं। अब मैं, आप ये देखेंगी कि मैं ईवीएम का डिफेंडर था, लास्ट मिनट तक कोई करे ना करे, इलेक्शन कमीशन ना करे, करे ना करे, मैं उसको डिफेंड करता था। जिस पे मुझको जनता की गालियां पड़ती थी कि भाई तुम क्यों डिफेंड कर रहे हो, तुम कौन होते हो। तो इसलिए जनता में जो ये शंका पैदा हो गई है, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। और इसको दूर करने का किस किस पे जिम्मेदारी है, आप पे कि मुझ पे, इलेक्शन कमीशन पे। चुप बैठने का क्या मतलब है। नहीं, लेकिन मुझे जो हैरानी होती है कि क्या राजीव कुमार को या राजीव कुमार के चुनाव आयोग को क्या विवादों में घिरे रहने में मजा आ रहा है? क्योंकि आप ये देखिए कि लगातार कोर्ट में सवाल किए जा रहे हैं, एक्टिविस्ट इस चीज को रेज कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें सामने आ गई, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा है सर। इसका मतलब क्या है कि क्या चुनाव आयोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो बोलना ही नहीं चाहता, उसके मुंह में दही जम चुकी है? नहीं, अगर वो बहुत इतना शर्मीला है तो ये जिस वजह से नहीं बोलता, तो वो लेकिन उनकी चुप्पी साधने से शंका पैदा होती है। शंका तो इसीलिए होती है ना, अगर मुझ पे आप कोई इल्जाम लगाए या मुझसे कोई सवाल करे, मैं चुप रहूं, तो उसका क्या नतीजा निकालेगा कि मुझे कुछ छुपाने के लिए है। जब हम तो ये हमेशा कहते थे कि इलेक्शन कमीशन इज एन ओपन बुक, बिल्कुल वो तो एक शीशे के महल में है, सब तरफ से खुला हुआ है, हर चीज इसकी ट्रांसपेरेंट है, होनी चाहिए। तो अगर उसमें हम चुप्पी साधने लग जाएं तो लोग उससे क्या नतीजा निकालेंगे। और ये कहना कि जी हमने तो 1942 में 3 जुलाई को ये कह दिया था, जवाब दे देता, ऐसा थोड़ी होता है। कल अगर किसी ने एतराज किया तो कल जवाब दीजिए, और आज किया तो फिर आज फिर जवाब दीजिए, और टुमारो फिर होगा फिर दीजिए, बार बार दीजिए। तो ये कह देना कि हमने कभी दे दिया था जवाब, ये नहीं चलता।
नहीं कुरैशी साहब, जो राजीव कुमार के मैं उन जवाबों से हैरान हूं जो उन्होंने लास्ट जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद जिस दिन वो 25 मई को दिल्ली में वोटिंग थी, उन्होंने कहा कि भाई ये खामखा लोग लोकतंत्र में संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं संस्थानों में। इस तरीके की बातें करना क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को शोभा देता है कि ऐसे समय में जब चुनाव आयोग के ऊपर डाउट्स हैं लोगों को, सब ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग नतमस्तक हो चुका है और सरकार की मदद करने में लगा हुआ है चुनाव आयोग, तो ऐसे में तो उनको और आकर और अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए था। और फिर बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं कई फोरम्स पे चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करते हैं। क्या कहेंगे हाँ, सर नहीं, ऐसे? नहीं देखिए, जैसा मैंने कहा कि चुप रहना तो इलेक्शन कमीशन का ऑप्शन है ही नहीं किसी भी इस किस्म के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, कि अगर किसी ने कोई सवाल उठाया है, अगर वो गलत है तो आप गलत साबित कर दीजिए, आप रीजनेबल है, लोग उसको विश्वास करेंगे, और अगर सही है तो उसको मानिए। चुप रहना ऑप्शन गलत है, और ये तो मैंने इनको कितने शोज में मैंने बोला है, कितनी जगह बोला है, पर्सनली भी बोला है, कह रहे यार तुम चुप क्यों रहते हो, बोलो। और अगर आपको कुछ छुपाने को नहीं है, तो नॉट ओनली बोलो, आप लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ो कि साहब क्या बकवास कर रहा हो, ये फैक्ट्स हैं। तो भाई उन फैक्ट के साथ आप बाहर तो आओ, निकलो तो सही। चुप चुप रहना तो डाउट क्रिएट करता है, और पब्लिक माइंड में जो डाउट हो रहा है, मुझे सबसे बड़ी चिंता उसकी है, क्योंकि पब्लिक के माइंड में घुस जाना आसान है, किसी किसी परेशानी को उससे निकालना, उसको उसमें से मुश्किल काम है। मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी को भी शंकाएं होती हैं, उसका काम बड़ा आसान होता है। जो मेरे वक्त में हम लोग करते थे, हम ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते थे, 2-3 घंटे 5 घंटे वो मीटिंग चलती थी कि जब हमें ये शंका है, जब हम बताते थे तो निकल के आता था कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी इशू नहीं था। और या उन्होंने हमको कन्विंस कर दिया या हमने उनको कन्विंस कर लिया, ज्यादातर तो हम ही उनको कन्विंस कर पाते थे, या उनकी बात रीजनेबल लगती थी तो हम उसको अडॉप्ट कर लिया करते थे। मिसाल के तौर पे वीवीपैट वाला इशू, वो उस एक जमाने में 2009 में ईवीएम के खिलाफ जो मुखालफत थी वो पीक पे थी, और सबसे ज्यादा उसका मुखालिफ कौन था, बीजेपी। उन्होंने तो किताब तक लिख ली थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क। ठीक है, ऐसी सूरत में हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली कि भैया ईवीएम पे आप शक कर रहे हो और हम उससे एग्री नहीं करते, बताओ क्या आपको डाउट है। तो उसमें सब लोगों ने मिलकर कहा कि साहब हम ये नहीं कह रहे कि इससे इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाएगा, अब तो कह रहे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वोट किधर जा रहा है ये नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने कहा सोल्यूशन बताओ, उन्होंने कहा वीवीपैट। चंद्रबाबू नायडू थे उसके लीडर, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से भी थे। सब लीडर जब से हम हर लीडर से पूछा कि भाई आपको क्या शिकायत, क्या शिकायत, सब चंद्रबाबू की तरफ उंगली उठा दे कि जी ये जो कह रहे हैं बस हम उनसे इत्तेफाक करते। तो हमने चंद्रबाबू जी से पूछा, उन्होंने कहा सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की कमी है, वीवीपैट शुरू कर दीजिए, हमारा इतराज खत्म। आप यकीन जानिए नीलू जी, उसी मीटिंग में हमने फैसला कर लिया कि बड़ा अच्छा आइडिया है, चलो वीवीपैट शुरू कर देते हैं। हमने दोनों कंपनियों को ऑर्डर कर दिया कि डिजाइन करना शुरू करो। हमारी एक्सपर्ट्स की एक कमेटी है, 5 आईआईटी के प्रोफेसर, उनसे कहा कि साहब आप उनकी हेल्प करो और सुपरवाइज करो। इस तरह वीवीपैट डेवलप हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस 2013 में, हम 2011 में सुप्रीम कोर्ट को बता चुके थे कि हमने तो ऑलरेडी वीवीपैट बनवा भी ली, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, 2012 में इलेक्शन भी करा लिया उससे। 20,000 मशीन गई। शीला दीक्षित का दिल्ली का इलेक्शन भी वीवीपैट से हुआ था। 2013 में जब सुब्रमण्यम स्वामी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उन्होंने वीवीपैट की इम्पोर्टेंस को अंडरस्कोर किया और कहा कि इसके बिना इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंटरेक्शन से होती हैं। लेकिन देखिए पॉलिटिकल पार्टी को तो हमने मना लिया, लेकिन जनता तो एक अमॉर्फस चीज है ना। जनता आप कुछ कह, घातक होगा हमारी डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन कुरैशी साहब, आपने ये देखा होगा रिपोर्ट पूरी वोट फॉर डेमोक्रेसी, और जिस तरीके से एक वेल रिसर्च रिपोर्ट है, अलग अलग राज्यों में वोटर टर्नआउट, वोट परसेंटेज, वोट्स पोल्ड, और किस कंस्टिट्यूएंसी में कितना है, जिस तरीके से एक रिसर्च करके ये रिपोर्ट निकाली है, इस डेटा को देख के आपको क्या लगता है कि ये कितनी सही होगी रिपोर्ट? और अगर ये रिपोर्ट वाकई में सही है, जिसका पूरा अंदेशा लोग कह रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? एक ऐसे चुनाव आयोग जो कि जवाब नहीं देना चाहता, तो अब विकल्प क्या बचा है इस रिपोर्ट के आने के बाद, वोट फॉर डेमोक्रेसी का और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का?
देखिए मुझे तो ज़रा थोड़ी सी हैरानी है कि इन्होंने वोट फॉर डेमोक्रेसी वालों ने जो रिसर्च की, उस रिसर्च में लगता है कि उन कुछ चीज़ों का उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। देखिए एक तो डिस्क्रिपेंसी है कि वोटर टर्नआउट डिक्लेयर कर दिया 1 दिन में या 2 दिन में कर दिया और उसमें डिस्क्रिपेंसी हो गई। उसमें बढ़ना तो एक्सपेक्टेड है, घटना अगर कहीं दिखाएँ कि जो पहले दिन अनाउंस किया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन दूसरी चीज जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट, जब ये फिगर्स की कंट्रोवर्सी हो रही थी, मैंने कहा मैं बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करता। 2 करोड़ 5 करोड़ आई डोंट केयर। फॉर मी क्या इम्पोर्टेंट था कि मशीन में कितने वोट कैप्चर्ड है, और मशीन के ऊपर एक सील लगी हुई है, 3 सील है और एक चौथी सील जो है वो पेपर सील है। 752 वोट अगर उसमें बने पड़े हैं तो 753 वोट नहीं आ सकते। एक वोट की डिस्क्रिपेंसी हो ही नहीं सकती। कोई मैजिशियन या जादूगर होगा तो वही कर सकता है। पीसी सरकार के तो शायद डेथ भी हो गई, या जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, कि वो जादू से मशीन है, बंद है, सबके उस पर दस्खत है, उनके सामने खोली जाएगी। ओनली डिस्क्रिपेंसी काउंटिंग के वास्ते के 752 वोट जब मशीन में है तो 752 ही गिने जाएंगे। लेकिन एक डिस्क्रिपेंसी जो हो सकती है, जो डिबेट में कहीं जिक्र नहीं आ रही, कि एक पोस्टल बैलेट भी चीज है। पोस्टल बैलेट 752 में गिने जाएंगे। उस इस एक बूथ में, एक गांव में 752 वोट अगर पड़े मशीन में, तो 15-20 वोट पोस्टल बैलेट भी आ सकते हैं। वो कितने हैं वो ऐड करने की गुंजाइश रहेगी। तो पोस्टल बैलेट की एग्जैक्ट फिगर, उतनी ही एग्जैक्ट फिगर जितने ईवीएम की, वो पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए। और बिकॉज ईवीएम का वोट प्लस पोस्टल बैलेट का वोट, दैट इज द फिगर, दीज टू फिगर्स डिसाइड द रिजल्ट। वो कितनी टर्नआउट दिखाया था नहीं दिखाया था, उसमें नालायकी हुई, उसमें नाअहली हुई, सब अपनी जगह भाड़ में जाए। लेकिन जो वोट को, जो रिजल्ट को डिटरमिन करेगा, वो ईवीएम के अंदर कैप्चर्ड वोट और प्लस जो पोस्टल बैलेट से आया हुआ वोट। तो ये दो चीजें, पोस्टल बैलेट का जिक्र तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। कुरैशी सर, ये जो जैसे आंध्रा में 12% का इजाफा है वोट्स का, ये तो कोई मामूली इजाफा नहीं है। आप 0.1% या 1% समझ में आता है, 12% का वोट डिफरेंस, किसी राज्य में 11% का डिफरेंस, और ऑन एन एवरेज, मैं रिपोर्ट देख रही थी, ऑन एन एवरेज तो 3 से 4% का डिफरेंस कहीं कहीं ऑलमोस्ट हर राज्य में आ रहा है। हाँ नहीं, मैंने ये वो रिपोर्ट पढ़ी, आपने भेजी थी, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी। तो वाकई 1-2% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। 12-13% का अगर वो आया, क्यों आया, तो ये इसको एक्सप्लेन कौन कर सकता है? हम लोग बैठ के स्पेकुलेट करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है, वो क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि 12-13-15% भी मुझे उसकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये तो टर्नआउट की फिगर कोई थी नहीं। मुझे तो मशीन में टिंकरिंग नहीं होनी चाहिए। मशीन में जो वोट कैप्चर हो गया और पोस्टल बैलेट इससे डिटरमिन होना है, तो वो ये वोट टर्नआउट की फिगर से इसका रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जो ईवीएम की फिगर है वो फाइनल है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो फॉर्म 17C है, फॉर्म 17C 10 लाख बूथ हैं, तो दो दो तो कम से कम पोलिंग एजेंट्स होंगे। तो 20 लाख लोगों को साइन करके और उनके साइन लेके उनको ये फॉर्म 17C दे दिया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट, तो ये फिगर रियल टाइम फिगर्स हैं और सेम डे रिवील होती हैं। सेम, क्योंकि उसके बिना प्रिजाइडिंग ऑफिसर बूथ बंद करके घर ही नहीं जा सकता प्रोसीजरली। तो ये तो पहले दिन ही फिगर रिवील हो रही हैं और इसी में रिजल्ट छुपा हुआ है, इसी से रिजल्ट अनाउंस होगा। बाकी की सारी फिगर की जी इतना टर्नआउट था, ये परसेंटेज दे, ये सब कुरैशी, अगर अगर चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, वोट फॉर डेमोक्रेसी वालों ने 18 या 19 जुलाई को उनको नोटिस भी भेजा है कि भाई आप इस पे जवाब दीजिए। उन्होंने ये भी लिखा कि हम आपके ऊपर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस ये जो फैक्ट्स और फिगर्स हमने रखे हैं, आप इनका क्लैरिफिकेशन दें। लेकिन अगर चुनाव आयोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो अब ऐसे में विकल्प क्या बचता है? चाहे वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो या वोट फॉर डेमोक्रेसी हो, क्या वो अदालत नहीं जाएंगे? क्या चुनाव आयोग को अदालत में खींचा नहीं जाएगा कि कम से कम वो अदालत में आके अपना पक्ष रखे, जवाब दे? बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने जो बात ठीक कही। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा ये थी कि इलेक्शन कमीशन इतनी इंडिपेंडेंट हो कि इसमें किसी का इंटरफेरेंस इंक्लूडिंग जुडिशरी न हो।
आर्टिकल 329 बड़े क्लियरली कहता है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया तो नोबडी इंक्लूडिंग द जुडिशरी कैन इंटरफियर। 1951 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्पष्ट है कि कोई इसमें मदाखलत नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग अस द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा। उसका फायदा बड़ा ब्राइट करता था और वो कह दिया करते थे कि इलेक्शन की ये डेट कर दो, वो कर दो। 30 सेकंड लगते थे हमको सुप्रीम कोर्ट में जाके कि देखो उन्होंने आर्टिकल 329 की उल्लंघना की, इन्होंने हमको बताना शुरू किया इलेक्शन कैसे कराएं। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी टोटली कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, अदालतें, सेंसिबल अदालतें इस जो बात को मानती हैं और पहचानती हैं और इज्जत करती हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे यही बताना चाहूंगा कि ये जो अगर इलेक्शन कमीशन चुप रहेगा तो मजबूरन लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट फिर अगर इसके ऊपर कोर्ट क्या व्यू लेती है, बड़ा सख्त व्यू भी ले सकती है, लताड़ भी सकती है। एक आज कोर्ट ने तो कहाँ में लताड़ा था कि जी इनको जेल में डाल दो, यहाँ इस हद तक उनके कहने की हिम्मत हो गई थी। लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथ। आपने जो जुरिस्डिक्शन आपका था, आपने अपने जुरिस्डिक्शन को दूसरे के जुरिस्डिक्शन में कैसे फेंक दिया। अच्छा, जुरिस्डिक्शन की क्लैरिटी में एक इंसिडेंट से करूंगा आपको कि एक दफा मायावती ने जो बहुत सारे पार्क वाक बनाए थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई गया कि जी ये पब्लिक मनी पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, फालतू फजूल खर्ची कर रही है और उसमें अपनी हाथी के बना रही है जो इनकी पार्टी सिंबल है। तो जो जैसा एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो खर्चा वर्चे की चलो हम एग्जामिन कर लेते हैं, लेकिन ये पार्टी सिंबल का जो इशू है कि पार्टी सिंबल फ्रीज कर ले जाए, ये इलेक्शन कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। तो उन्होंने हमको पास ऑन कर दिया कि इस पे आप फैसला कीजिए। हम लोग भी अदालत की तरह ही बैठते हैं और हमारा जो वो फैसला है अदालत होता है उसके में कोई कॉमा और फुल स्टॉप नहीं चेंज कर सकता, छू नहीं सकता। वो एक हमारा जुडिशियल वर्डिक्ट होती है। तो हमने उसमें फिर फैसला ये किया, लेते बड़े लिबरल व्यू लिया कि हमने कि जी हम इसको फ्रीज नहीं करते इनके सिंबल को, लेकिन इलेक्शन जब आएगा उस वक्त हम देख लेंगे। और बोल्ड में लिखा था, कोई पैराग्राफ बोल्ड में लिखना नॉर्मल नहीं है। हमने लिखा था कि इलेक्शन आएगा उस वक्त देख लेंगे। और जब इलेक्शन आया तो हमने, आपको याद होगा कि स्टेचूज को कवर कराया था इक्वालिटी के नाम पे, है ना। तो द फैक्ट के सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन रिलेटेड चीज हम पे डाल देती है और हम खुद अपना काम ना करें तो सुप्रीम कोर्ट फैसले करने लग जाएगी। फिर तो सारी चीज सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दिया करेगी, हमको गालियां भी दे देगी, बुरा भला भी कह देगी। तो इसलिए ये कोई चीज वहां पहुंचने ही ना पाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी, हमारी पावर और हमारा जिम्मेदारी है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। नहीं, लेकिन अब क्योंकि एक नॉर्मल धारणा हो गई है लोगों को कि इस बार वोटिंग में फ्रॉड हुआ है, इस बार चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है और जन जन तक ये बात पहुंची है कि भाई इस बार तो कुछ मशीनों में गड़बड़ हुई है। एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति भी वो इस बार ऐसे ही बात कर रहा है कि इस बार में चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है। अब अगर इस तरीके का परसेप्शन चुनाव आयोग का बन गया है, उसके बाद ये सब रिपोर्ट्स, तो क्या अभी भी चुनाव आयोग यही कहेगा कि भाई ये तो लोग डेमोक्रेसी में फालतू में संदेह पैदा कर रहे हैं? ऐसे में देखिए, राजीव कुमार ने तो अभी तक चू नहीं किया, एक शब्द मुंह से नहीं निकला है चुनाव आयोग के अभी तक। तो क्या वो अदालत में ही जाकर मानेंगे? अदालत में आके मजबूरन उनको बोलना पड़ेगा फिर। देखिए, आप स्पेसिफिकली राजीव कुमार का नाम ले रही हैं। 3 मेंबर कमीशन है और तीनों के पास इक्वल पावर, इक्वल वोट है। मुझे पता लगा कि राजीव कुमार जी के फादर काफी बीमार हैं और हॉस्पिटल में दाखिल है। हो सकता है पिछले 5-10 दिन में वो भी गिर रहे हो, ये रीजन हो सकता है। लेकिन उसूलन इंस्टीट्यूशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन की खामोशी बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है। खामोशी को मतलब नहीं, ये उनका कोई डिस्क्रेशन नहीं कि मैं चुप रहूंगा। क्यों चुप रहूंगा? आप आपने खुद ही कहा कि जनता के माइंड में हो गया कि इलेक्शन रिग हुए हैं, तो लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन आ जाए, इस पे तो मैं समझता हूँ सरकार को भी चिंता होनी चाहिए कि भाई सरकार के लेजिटिमेटली चुनी हुई सरकार, अगर वाकई कोई बेमानी नहीं हुई है तो लेजिटिमेट सरकार है। नहीं लेजिटिमेट सर, सरकार की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन हो जाए, गलत बात होगा।
सर कल संदीप दीक्षित ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर 79 टू 89 सीट्स में, और जो दूसरी रिपोर्ट है वो कह रही है कि 538 सीटों में इस तरीके का घालमेल हुआ है, तो फिर इंडिया अलायंस की सरकार तो बन ही जाती है, तो तय था। तो अब ऐसे में सरकार, आपको लगता है कि कुछ बोलेगी? सरकार भी चू नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री तो एक में कितनी बार जहां जहां पे उन्होंने पब्लिक एड्रेसेस किए हैं वहां पर चुनाव आयोग को उन्होंने धन्यवाद दिया है। नहीं, लेकिन ये चलिए, तो वो धन्यवाद तो ठीक है अपनी जगह कि हर इंस्टीट्यूशन को अच्छे काम के लिए धन्यवाद होना चाहिए, लेकिन ये 79 सीट्स किस तरह रिजल्ट इम्पैक्ट हुआ ये बताना चाहिए। ये इस कमेटी ने देखना चाहिए था, देखना चाहिए, फर्दर देख लें कि भाई इन 79 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम से कितने वोट निकले, पोस्टल बैलेट्स कितने आए, और वो टैली कर रहे हैं नहीं है। अगर विनिंग टोटल है तो सही, ये सारा डाउट और संदेह जो है खत्म हो जाता है। तो इसको तो किसी ने देखा ही नहीं, कुछ मैंने तो उस रिपोर्ट में कहीं ही नहीं पढ़ा। भाई ये दिखा दो कि भाई आई वुड लाइक टू नो कि ईवीएम से चलिए 5 लाख वोट निकले, पोस्टल बैलेट से 50,000 निकले, 5,50,000, और विनिंग मार्जिन है 70,000, तो रिजल्ट क्लियर है। डाउट है 2 लाख है, 5 लाख है, 4 लाख है, कितना भी विनिंग मार्जिन हो, लेकिन अगर विनिंग मार्जिन 5,000 है, 7,000 है, 2,000 है, और तब ये चीजें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम इट डजंट मैटर, एक वोट से भी कोई जेन्युइनली हार सकता है अगर ये दोनों फिगर जेन्युइन है, ईवीएम की फिगर प्लस पोस्टल बैलेट की फिगर। लेकिन अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि सर विकल्प क्या बचा है अब, सिवाय अदालत से? शायद उसमें हमें जवाब मिलेगा चुनाव आयोग से, वरना अगर चुनाव आयोग को जवाब देना होता, ठीक है, नथिंग नथिंग ऑफेंसिव फॉर राजीव कुमार, अगर उनके पिताजी की, जैसे आप कह रहे हैं कि तबीयत खराब है, ठीक है, वो तो फैमिली कंपल्शन है, लेकिन बाकी दोनों चुनाव आयोग भी तो हैं, वो भी तो जवाब दे सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि आपस में बातचीत करके और कोई ऐसे में क्रेडिबल जवाब ना दिया जा सके। और ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग को लोकतंत्र की पड़ी नहीं है। भाई लोकतंत्र में अगर डाउट हो गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ये कहते हैं कि भाई ये तो फालतू के संदेह पैदा करने वाले कुछ फोर्सेस हैं ऐसे, ये भी उन्होंने कहा था पिछले दिनों में कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस तरीके का मन में संदेह पैदा करना चाह रहे, तो क्या ये जवाब आपको लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो डाउट क्लियर कर दे? बिल्कुल, जो जैसा आपने कहा कि ये मैंने भी कहा था पहले कि ये 3 मेंबर का इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन चलता रहता है। कोई ये एब्सेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई छुट्टी पे चला जाए, इंस्टीट्यूशन बंद नहीं होते। तो बाकी के जो दूसरे 2 हैं वो कोई गूंगे पहलवान थोड़ी है, उनको इक्वल पावर है, इक्वल वोट है। और आपने देखा पिछली बार जैसे अशोक लवासा के केस में उन्होंने गट्स भी दिखाए थे, अपना एक स्टैंड लिया था, राइटिंग में लिया था, तो उसको उन्होंने सजा पाई, जो अपनी जगह एक सैड स्टोरी है, अगली स्टोरी है डेमोक्रेसी की। तो लेकिन द फैक्ट कि उन्होंने स्टैंड लिया। अब पिछले दिनों एक और कमिश्नर ने रिजाइन किया, उसके बारे में भी बड़ी कहानियां सुनने को मिलती हैं। यही सुना था कि उन्होंने भी कुछ स्टैंड ले लिया था। तो स्टैंड लेने वाले भी कमिश्नर हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन ही एज ए कलेक्टिवली गूंगा हो जाए तो ये तो अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग सस्पिशन ही करेंगे कि भाई आपको कुछ छुपाने की चीज है जिसलिए आप छुप है। अगर आपको कुछ छुपाने लायक कोई बात ही नहीं है तो खुल के आ जाइए, बता दीजिए। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आपका तो एक बहुत ही लंबा करियर और इलस्ट्रियस करियर रहा है सर, आपको क्या याद है कि कभी भी किसी सरकार ने इस तरीके से चुनाव आयोग को बिल्कुल गूंगा और बहरा बना दिया हो? लोग इंदिरा गांधी के रजीम में जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय लोग बोलते थे कि देखिए पूरा चुनाव आयोग पंगु एक तरीके से बन गया था, लेकिन उसके बाद की सरकारों में भी क्या आपको कभी ऐसा उदाहरण याद है जहां पर इतने डाउट्स चुनाव आयोग के ऊपर हो और चुनाव आयोग तस से मस ना हो? बोले ही ना। नहीं, कोई राइट, देखिए कई बार हुआ, हमने मेरी एक किताब थी एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, उस वक्त मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो मैं देखा कि भाई इंदिरा गांधी को इलेक्शन जल्दी या लेट कराना चाहती थी, उस वक्त की सीईसी ने मना कर दिया, तो वो कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे वक्त में 4 मंत्रियों को, रूलिंग पार्टी के 4 मंत्रियों को इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड, हमने चार्जशीट किया, लेकिन उस सरकार ने हमसे कोई ऐसी लॉन्ग टर्म नाराजगी नहीं रखी। बुरा उस पर लगा होगा, लेकिन हमारी इज्जत में तो सरकार में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि बल्कि उन्होंने यही सोचा कि भाई ये लोग कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। देखिए क्रेडिबिलिटी अगर हो ना तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं।
मैं कोई गलती भी कर बैठूं तो लोग आप मुझे ट्रस्ट करेंगे कि भाई ये आदमी ईमानदार है, ये गलती हुई है। जरूर नीचे नीचे इतने सारे लाखों स्टाफ होता है, वहां पे किसी ने बोनाफाइड मिस्टेक कर दी होगी, तो हमारा क्रेडिबिलिटी से काम हमारा आसान हो जाता है। लोग ट्रस्ट करते हैं, गलती भी कर दे तो माफ कर देते हैं। जबकि जब क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाए तो आप ठीक काम भी करें तो लोगों के माइंड में शंका ही रहती है। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी बनाए रखना जनता के दिमाग में बहुत ही जरूरी है। अब सर, आपने शुरू में एक बात कही कि भाई चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और बाकी जो चुनाव आयुक्त हैं वो चुप रहने के लिए तो उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनको प्रॉपर तनख्वाह मिलती है कि वो बोले, ऐसा कुछ संदेह अगर पब्लिक में हो तो वो उसको संदेह को दूर करें। लेकिन ऐसे में अगर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं और अगर जनता ये सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार के दबाव में है चुनाव आयोग, तो आज क्या हम इस आर्ग्यूमेंट को डिसमिस कर दें? आपको नहीं लग रहा कि इस समय चुनाव आयोग पर दबाव है कि वो कुछ बोले ही ना, चूं भी ना करें? मुझे नहीं लगता कि दबाव होगा, क्योंकि ये शायद एक इनका टेम्परामेंट हो गया है ना बोलना। तो फिगर्स की तो बात हो रही है, कभी इतनी टर्न आउट फिगर फला दिन दी, अगले दिन ये हो गई। ये फिगर्स को ये इसमें ऐसे कोई हिडन सीक्रेट के अंदर सीक्रेट क्या बातें हुई बंद दरवाजे के बंद कमरे में, ये वाला इश्यू तो है नहीं। ये तो फिगर्स बेचारे इन पब्लिक डोमेन जिसको लोगों ने एनालाइज भी कर लिया, उसको एक्सप्लेन करने की बात है कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी है तो इस वजह से है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार का दबाव शायद इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इनका खुद का ये फैसला कि हम नहीं बोलेंगे, विच इज अ रॉन्ग डिसीजन। लेकिन सर, आप जैसे लोग क्या राजीव कुमार को थोड़ा सद्बुद्धि नहीं दे सकते? आप उनसे हो सकता है फोन पे बात करें और उनको समझ में आए कि भाई इस समय बोलना जरूरी है, इस पर क्लैरिफाई करना जरूरी है। हो सकता है वो गलत भी ना हो और ये डेटा ही गलत प्रूव हो जाए, सब कुछ सही हो, चुनाव आयोग ने सही किया हो। और लेकिन क्या आप जैसे लोगों को इस समय उनसे बात करके और ये सब चीजें बात नहीं करनी चाहिए? मतलब मेरा एक नहीं ये सवाल आया। नहीं नहीं, मैं ये हम समझते हैं कि देखिए ये जो करंट लोग हैं ये हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम तो रिटायर हुए 12 साल हो गए, बूढ़े हो गए, हमारी अकल भी थोड़ी सी कम हो गई होगी। ये तो बड़े ब्राइट हैं और बड़े ग्रिलिंग से निकल के वहां तक पहुंचे हैं। तो इसलिए हम इनको एडवाइस देने लग जाएं ये प्रिजम्पचुअस होगा, ये बड़ी गुस्ताखी गलती होगी। ये हमसे खुद एडवाइस पूछें तो दे आर वेलकम। कभी कभी सी का मुझे फोन किसी इशू पे आ भी जाता है, उस वक्त मैं बिल्कुल चुकता नहीं कि भाई अगर इन्होंने मुझे ओपनिंग दी है तो मैं इनको अपना दिल की बात बता देता हूँ। लेकिन हम लोग या परफॉर्मर्स ये चीज उनको फोन करके बताते रहे, लेकिन जो आपसे कन्वर्सेशन हो रहा है ये भी तो सुनेंगे वो। तो ये उनको बताने के बराबरी तो हो गया, एडवाइस ही तो हो गई। जो इसमें जो बातें कही हैं उसको उसको सुनेंगे तो उन तक जाएगा जरूर। तो आपको फाइनली क्या लगता है, कि मेरा आखिरी सवाल है, कि क्या अब कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि अब चुनाव आयोग को एक बार फिर से इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर अदालत में खींचा जाएगा? देखिए अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो अदालत खींचेगी। हालांकि मुझे ये दुख है ये कहते हुए कि अदालत भी आजकल किसी इशू को क्लिंच नहीं करती, लटका के रखती है। ये इशू अच्छे जैसे एक जजमेंट आई थी पिछले दिनों कि अब तो रिजल्ट आ चुके, तो अब क्या कहना, चलो कि इन्फ्रक्चुअस हो गया। गलत है। क्राइम हुआ था कि नहीं हुआ था वो तो उसका तो फैसला करना बाकी है, ताकि इंस्टीट्यूशन और सिस्टम आगे के लिए ठीक चले। ये कहना कि अब तो इलेक्शन हो गया, भाई इलेक्शन के बाद ही तो इलेक्शन पिटिशन होते हैं। अच्छा बिल्कुल। एक चीज बात है भाई, इस ग्रुप ने बार बार ये कहा कि इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इन 79 इलेक्शन को काउंटर मांड करो। नाउ दिस ऑल्सो शोज कि इन लोगों का लैक ऑफ होमवर्क। काउंटर मांड की पावर इलेक्शन कमीशन के पास अब है ही नहीं। काउंटर मांड कर सकता है इलेक्शन कमीशन बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। जैसे रिजल्ट अनाउंस कर दिए, इलेक्शन कमीशन की पावर जीरो और हाई कोर्ट की पावर इन द इलेक्शन पिटिशन वो आ जाती है। अच्छा इस केस में क्या है कि वो 45 दिन चूंकि इलेक्शन पिटिशन के भी निकल गए, तो अब हाई कोर्ट की भी पावर नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे वो कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे अगर सख्ती। इस बेसिस के, अगर मान लीजिए कि जो ये रिपोर्ट है वोट फॉर डेमोक्रेसी की और एडीआर की जो रिपोर्ट है, अगर इसके सारे तत्व प्रूव हो जाते हैं कि सही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या चुनाव को रद्द कर सकता है? तो हालांकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है कि अगर ये फैक्ट है निकले
कि भाई आपके फेवर में वोट देने पड़े थे और जीता हुआ मैं डिक्लेयर हो गया, तो उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट के पास तो फाइनल पावर है ही है। वो हालांकि पिछले दिनों जो उन्होंने कह दिया कि अब तो रिजल्ट आ चुका, आई होप ऐसा व्यू न लें, सारी उनके पास पावर है, बिल्कुल अंडू कर देने की पावर है, चाहे वो 79 हो कि 179 हो, लॉ इज लॉ, और उसके ऊपर फैसला बिल्कुल ही डिसाइसिव होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो देखना होगा, लेकिन अभी तक फिलहाल मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि 18 जुलाई को चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया था कि ताकि वो एक्सप्लेन करे और वो ये बताए कि ये जो सारा डेटा वोट फॉर डेमोक्रेसी का है, उस डेटा का क्लैरिफिकेशन वो इशू करे। लेकिन आज 4 अगस्त हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब इलेक्शन कमीशन से नहीं आया है। तो अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या गतिविधियां होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।